नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग रेलवे के विभिन्न एग्जाम हेतु जो 30 क्लास का सीरीज देख रहे थे, आज हम क्लास नंबर 27 को देखेंगे। इससे पहले 26 क्लास हो चुकी है। साथ ही 26 क्लास की कंटेंट को मिलाकर परीक्षा दर्पण नामक ई बुक क्रिएट कर दिया गया है। और जो बच्चे परीक्षा दर्पण पढ़ के रेलवे की जो हाल फिलहाल एग्जाम हुए दिए होंगे तो उनकी फ़ायदा घाटा समझ में आया होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास के बाद मात्र 3 ही क्लासेस बच जाएंगे इस सीरीज में। ठीक है, हमारी कोई सा भी कंटेंट चाहिए, ई बुक या पीडीएफ, आप इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं। हम वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आती है और आएगी। इस बात पे जो है हवाबाजी मत समझना, ये 100% ट्रू वाली बात है ना। जो पढ़े हैं, जो पास हुए हैं, उनको अच्छे से पता होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इससे पहले आज शिवरात्रि है, तो आप लोगों के लिए हमने ऑफ़र लगा दिया है अपने कंटेंट के ऊपर। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जो पैरासीटामोल 599 रुपीज़ की है, आज आपको 65 में मिलेगी। परीक्षा दर्पण जो रेलवे वाली है ना, तो ये आपका 60 रुपये में मिलेगी। और पैरासीटामोल 2 जो मार्क बूस्टर है आपके एसएससी, आरपीएफ, एनटीपीसी इत्यादि एग्जाम में, यानी जहाँ भी नॉन टेक्निकल एग्जाम होगा, तो ये भी आज 60 रुपये में अवेलेबल है। बिहार एसएससी पुलिस दरोगा का 49 रुपये में अवेलेबल है। तो आपको जैसा रिक्वायर्ड है आप लोग ले सकते हैं। यही मोबाइल नंबर है, इसी पे आपको जो है व्हाट्सएप मैसेज करके कंटेंट को बाय करना है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, कृति योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? तो जो कीर्ति योजना है ये भारत सरकार के खेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इसे VVI कर लेंगे क्योंकि ये खेल भावना से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको कई बार बताया है कि खेल भावना, किसान और महिलाओं से जुड़ी हुई कोई भी योजना अगर आता है तो एग्जाम में आने की आसार काफ़ी बढ़ जाती है। कीर्ति का फुल फॉर्म क्या होता है? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। ये एक प्रकार का मुहिम है जो खिलाड़ियों को बड़े प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए चलाया गया है। इसकी शुरुआत हुआ था मार्च 2024 में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, तत्कालीन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा। एक अदिति योजना की शुरुआत भी मार्च 2024 में ही करा गया था। ये अदिति योजना क्या है? तो ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। अदिति योजना प्रमुख उद्देश्य है रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देना। और उस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे जब यह योजना लॉन्च किया गया था। अदिति का भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आइडेक्स स्कीम। इस प्रकार की इसके फुल फॉर्म होते हैं। ठीक है। अमृत धरोहर योजना, यह भी एक प्रकार का योजना है। इसकी शुरुआत की बात करेंगे 2023 में हुआ था। इस योजना के तहत जो रामसर स्थल है उनको जो है चिन्हित कर संरक्षण प्रदान करने वाली योजना है। रामसर स्थल क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, कई बार बता चुके हैं। और वर्तमान समय में इंडिया में 89 रामसर स्थल हो चुका है, क्योंकि ये जो है स्टडी रहने वाले आंकड़े तो है नहीं। जैसे जैसे रामसर स्थल की पहचान होती जाएगी इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है। एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल वाला स्थान भी भारत हो गया है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। प्रत्येक वर्ष किस तारीख को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है या विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है? आप लोगों से एक प्रश्न मैंने यहाँ पे पूछा है, आप चाहें तो आंसर दे सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में किया गया था। यह योजना 100% सिडबी द्वारा पोषित है। यहाँ से एक क्वेश्चन एसएससी CGL या फिर कोई अन्य एग्जाम जो 2024 में हुआ था, एसएससी का ही एग्जाम था जहाँ तक मुझे याद है, और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मुद्रा योजना है इसमें जो है कितने प्रतिशत भागीदारी है सिडबी की? तो आपने कहना है 100% भागीदारी है सिडबी की। ठीक है भैया। ये सिडबी क्या है? लघु बैंक है जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? तो ये आपका है लखनऊ के अंदर है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपसे पूछा जाता है। तो सिडबी की स्थापना 1990 में हुआ था। इस पे जो समिति काम किए थे उनका नाम था आबिद हुसैन समिति। ठीक है। इसके अलावा
जो मुद्रा योजना है इसका क्या काम है, मेन जो है उद्देश्य क्या है, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां जो एनबीएफसी होती है या फिर जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट होता है एमएफआई, उनको जो है ये लोन प्रदान करने का काम करता है। और इसकी मैक्सिमम जो राशि है ये कितना है, अब 20 लाख रुपया कर दिया गया है। पहले 10 लाख रुपया था, लेकिन ये जो हालिया बजट पेश किया गया था उसमें 20 लाख रुपये कर दिए गए थे पिछले साल ही, है ना। 2024 में जब सरकार बनने के बाद फिर से जब फाइनल बजट आया था तभी इनको 20 लाख रुपया कर दिया गया था। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बता चुका हूँ, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं और आते रहेंगे। ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये क्या है कि गांव को जो है ना, नॉमिनेट करके उस गांव का उत्थान करना। कौन सा गांव, इंडिया के सभी गांव जी नहीं, वैसा गांव जो किसी देश के सीमावर्ती क्षेत्र में आती है, खास करके चाइना से। इसमें वही राज्य को शामिल किया गया है जो चाइना से सटे हुए राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का क्या उद्देश्य हुआ कि गांव को जो है उत्थान करना। कौन सा गांव, इसकी शुरुआत 2023 में हुआ था, अरुणाचल प्रदेश के किबुथु से हुआ था। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो आपका पॉइंट है ये क्या है भारत का, तो आप कहेंगे किबुथु है। ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। यहीं पे लगे हाथ बात कर ले, सबसे पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा, तो ये गुजरात में हो जाएगा। सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा, तो ये इंदिरा कॉल हो जाएगा जम्मू में। और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या हो जाती है, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कहेंगे तो कन्याकुमारी होता है, लेकिन सिर्फ दक्षिणी बिंदु इंडिया का कहेंगे तो इंदिरा पॉइंट होता है। ये इतनी बातें आपको इस किबुथु वाले बात से स्टार्ट हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी मैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वाली योजना में फिर से आ जाता हूँ। इसका जो अभी मैंने बताया कि भाई गाँव को जो है उत्थान करना है, और कैसा गांव, जो भारत और चाइना के बॉर्डर से सटे हुए राज्यों की गांव है। भारत और चाइना से जो सटे हुए राज्य हैं इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है ना, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। तो ये आपका जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत आने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार राइज हुए हैं कि इसमें कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है ना भैया, तो ये ध्यान रखेंगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ, है ना। इससे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, जो CHSL का फाइनल रिजल्ट है इनमें कई सारे हमारे जो है स्टूडेंट कई अच्छे पोस्ट पे गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। और जो CHSL टॉपर है इस बार का, इन्होंने भी अपनी सफलता में जो है कुछ सफलता में जो श्रेय है ये कुछ हिस्सा हमारे साथ भी शेयर किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनका नाम है रोहित, है ना भैया। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, भावी भविष्य की शुभकामना और भी अच्छे कीजिए, है ना। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन है कि किस जीव में जो आपका लिंग गुणसूत्र होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। इसका आंसर है छिपकली। छिपकली में लिंग गुणसूत्र या सेक्स गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। छिपकली में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आती है। तो छिपकली में आपका 3 हार्ट चैम्बर होता है। पहले मैं मोटे तौर पे बता दूं, हार्ट चैम्बर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अगर 2 हार्ट चैम्बर की बात करेंगे तो ये मछली समुदाय होगा। 3 हार्ट चैम्बर की बात करेंगे तो ये उभयचर या रेप्टेलिया होंगे। 4 हार्ट चैम्बर की बात करेंगे तो ये स्तनधारी और पक्षी होंगे। तो ये मोटे तौर पे आपको याद रखना है। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं, जो अपवाद आपका एग्जाम में भी आता है, मैं यहाँ पे नीचे बताऊंगा। फिलहाल मछली में 2, रेप्टेलिया या उभयचर में 3, स्तनधारी और पक्षी में 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। तो छिपकली में कितने हार्ट चैम्बर होंगे, 3। इसमें आपका सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं। छिपकली जो है ये आपका शीत रक्त प्राणी होते हैं। हम लोग कैसा प्राणी है, हम लोग गर्म खून के प्राणी हैं, यानी वायुमंडल में बदलते हुए टेम्परेचर के अनुसार हमारी टेम्परेचर नहीं बदलती है, तो हम लोग गर्म खून के प्राणी हुए। वैसा प्राणी जो टेम्परेचर के अगर वातावरण में टेम्परेचर में बदलाव हो रहा है तो उनके भी टेम्परेचर बदल जाते हैं, ये आपका जो है शीत रक्त प्राणी होते हैं, ठीक है। उभयचर में 3 चैम्बर, जबकि मछली में 2 चैम्बर, ये मैंने अभी बता दिया था। देखिए मगरमच्छ, पक्षी और स्तनधारी में 4 चैम्बर वाला हृदय होता है। अभी आप कहोगे आपने ऊपर में कहा था कि उभयचर और रेप्टेलिया में 3 हार्ट चैम्बर होती है, तो मगरमच्छ इसमें क्यों बोल रहे हो कि 4 हार्ट वाली होगी। तो हाँ भैया ये अपवाद है ना, ये अपवाद है कि मगरमच्छ में 4 हार्ट चैम्बर होती है, लाइक स्तनधारी और पक्षी के जैसा, ठीक है। ऑक्टोपस में 3 हृदय होती है। ये हार्ट कपाट की बात नहीं कर रहा है, 3 अलग अलग दिल होते हैं ऑक्टोपस के अंदर। ये क्वेश्चन आपके SSC ने
पूछा भी है। 3 अलग अलग दिल होते हैं ऑक्टोपस के अंदर। ऑक्टोपस किस संघ के प्राणी हो जाएंगे? तो आप कहेंगे ये मोलस्का संघ के प्राणी हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? मोलस्का संघ के प्राणी हो जाएंगे ऑक्टोपस। ठीक है। केचुआ में कितनी जोड़ी हृदय होती है? तो आप कहेंगे केचुआ में 4 जोड़ी हृदय होती है। यहाँ पे 8 हार्ट की बात हो गई है केचुआ में, हालांकि पूर्णतः मुख्य हार्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी 4 जोड़ी हार्ट होती है कछुआ के अंदर। ऑक्टोपस के अंदर 3 अलग अलग दिल होते हैं। केचुआ में कोई भी आंख नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। किसान का मित्र भी कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। और केचुआ का अगर आपका संघ पूछा जाता है तो आपने कहना है एनिलीडा। एनिलीडा संघ के प्राणी होते हैं केचुआ, जोंक, जो भी आपका मतलब रस्सी के जैसा जीव है वो एनिलीडा में आ जाता है संभवतः। मानव में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 के डबल 46, जिसमें 22 जोड़ी पुरुष और महिला में आम होते हैं या समान होते हैं, एक जैसा होता है, जिसे अपन ऑटोजोम्स कहते हैं। ऑटोजोम्स कहते हैं, है ना। वहीं 23वीं जोड़ी गुणसूत्र को एलोजोम्स या एलोसोम कहते हैं। इसे लिंग जो है क्रोमोसोम भी कहा जाता है, एलोसोम को। तो ध्यान रखेंगे एलोसोम क्रोमोसोम अगर आपसे पूछा गया है मानव में तो मात्र 2 आंसर करना है, न कि 46 गलत हो जाएगा, है ना। ओवरऑल 46 क्रोमोसोम होता है, जिसमें 22 दूना के 44 आपका ऑटोजोम्स होते हैं और 2 आपका सेक्स क्रोमोसोम या एलोजोम्स होते हैं, याद रखना है। और यही जो लास्ट के 2 है ना वो लिंग निर्धारण करने के लिए जिम्मेवार है ना। एंटी अमेवा हिस्टोलिटिका मानव शरीर के आंत में पाए जाते हैं। यहाँ पे हाथ लिखा गया है, मैं करेक्ट करके दूंगा। आंत में पाए जाते हैं, जो एक प्रकार का क्या है, परजीवी है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ये वाले परजीवी मानव के किस अंग में पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे आंत में पाए जाते हैं। मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए जो जल राशि होती है, चाहे तो तालाब हो चाहे तो कुआं हो, है ना, जो भी छोटे छोटे जल राशि होते हैं, वहाँ पे कौन से फिश को छोड़ा जाता है? तो आप कहेंगे गैम्ब्यूसिया मछली को छोड़ा जाता है, जिससे मच्छरों की प्रभाव कम हो जाती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये कहाँ पे पाए जाते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया या जीवाणु, ये आपके दलहनी पौधों के जड़ में पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम इत्यादि, ये बैक्टीरिया का नाम है। और मटर के पौधे या फिर अन्य दलहनी पौधों के जड़ में पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन नाइट्रोजन से और पूछा जाता है, पेड़ पौधे नाइट्रोजन का इस्तेमाल किस रूप में करते हैं? तो आप कहेंगे नाइट्रेट के रूप में करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, नाइट्रोजनी उर्वरक, है ना, तो यूरिया होते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। नाइट्रोजन का जो रेशियो है वायुमंडल में ये सबसे ज़्यादा है और दूसरा स्थान ऑक्सीजन का है। 78% नाइट्रोजन ही पाए जाते हैं। ऑक्टोपस जो एक प्रकार का मोलस्का संघ के प्राणी है, में खून का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। ये भी ध्यान रखेंगे, जैसा जनरली खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है, लेकिन ऑक्टोपस में नीला होता है। और 3 हार्ट भी हुआ था इसमें। अमीबा एक कोशीय जीव है। देखिए, एक कोशीय जीव और बहुकोशीय जीव होता है। एक कशेरुकी प्राणी होते हैं, एक अकशेरुकी प्राणी होते हैं। तो हम लोग कैसा प्राणी है? हम लोग कशेरुकी प्राणी है। कैसे पता? क्योंकि हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कशेरुकी प्राणी उसे कहते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती हो, जैसे हम लोग हो गए, है ना। और हम लोग में बहुत सारे सेल से हम बने हैं, इसीलिए बहुकोशीय है। लेकिन अमीबा क्या है? एक कोशीय जीव है, जिसे प्रोटिस्टा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। जो 5 भागों में बांटा गया है ना, प्रोटिस्टा, है ना, मोनेरा, उसमें प्रोटिस्टा के अंतर्गत आपका अमीबा आ जाता है, जिसका प्रचलन अंग सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भाई प्रचालन अंग क्या है अमीबा का? तो आप कहते हैं पदाव। इसे हिंदी में कहेंगे स्यूडोपोडिया भी कहते हैं। ठीक है भैया। अमीबा की जो जनन होती है वो किस प्रक्रम के माध्यम से होती है? तो आप कहेंगे ये अलैंगिक माध्यम से जनन को संपन्न करता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। किसी बातों को जो है हवा में नहीं लेना है, इग्नोर नहीं करना है, आपके भले के लिए कह रहा हूं, है ना। अब है ये इकाइनोडोमेटा। इसमें मैंने बताया था कि यह संघ की प्राणी पूर्णतः 99.9% समुद्र में ही पाई जाती है। वैसे 100% कोई बात सत्य नहीं होता है ना, पढ़ाई लिखाई से संबंधित जनरली, इसीलिए मैंने 99.9 कहा है। तो आपको ये कहना है कि ये संघ के सभी प्राणी समुद्र में पाई जाती है। यह संघ में उत्सर्जन अंग नहीं पाए जाते हैं। ये जो प्राणी होते हैं इसमें आपके उत्सर्जन अंग नहीं पाए जाते हैं। प्रचलन और भोजन ग्रहण ये दोनों एक ही अंग के माध्यम से करते
करते हैं, जो एक छिद्र होता है जिसे ट्यूब फिट कहा जाता है ना। इस ध्यान रखेंगे, ये पहले भी बता रखा हूँ। चलते हैं आगे। कवक कोशिका में संचित होने वाले खाद्य पदार्थ कौन सा होता है? जो आपका कवक होता है, जो आपका फंग होता है, उसमें जो संचित होती है, स्टोर होती है खाद्य पदार्थ, वो किस रूप में होता है? तो आप कहेंगे ग्लाइकोजन के रूप में होती है। ठीक है। कवक में कोशिका भित्ति भी होती है ना। तो आप कहेंगे फिर कवक तो पौधा में रखना चाहिए क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति होते हैं, क्योंकि गुरुजी आपने पहले कहा था कि कोशिका भित्ति जो है सिर्फ प्लांट वाले सेल में होते हैं, न कि जंतु वाले में। मैंने कहा जरूर था, लेकिन ऐसा है कि कवक में कोशिका भित्ति होती है लेकिन क्लोरोफिल नहीं होती है, और क्लोरोफिल नहीं होगा तो स्वपोषी नहीं हो पाएगा, स्वपोषी नहीं हो पाएगा तो फिर पेड़ पौधे नहीं कहलाएंगे। समझ में आया कि ना? क्लोरोफिल रहेगा तभी तो प्रकाश संश्लेषण होगा और भोजन खुद के जो है खुद के लिए बना पाएंगे। तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए इसे पेड़ पौधों के अंतर्गत हम कवक को नहीं रखते, इसका एक अलग ग्रुप ही बना दिया गया है। लेकिन कोशिका भित्ति पाई जाती है जो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाई जाती, इसी कारण इसे प्रकाश संश्लेषण की घटना संभव नहीं है। कवक के अध्ययन को हम मैकोलॉजी कहते हैं, है ना। कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। मैंने अभी बात करा और इससे रिलेट भी किया कि कवक में कोशिका भित्ति होने के बावजूद भी ये प्लांट क्यों नहीं है। ठीक है। इनके अलावा जो कोशिका भित्ति है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है सेल वॉल से कि सेल वॉल किसके बने होते हैं? तो आप कहेंगे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं, है ना। लेकिन इन दोनों के जगह पे सेलुलोज भी लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, वो आपका क्या बने होते हैं? आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से कोशिका भित्ति निर्माण करते हैं, और लेकिन जो यूकेरियोटिक सेल होता है वो आपका सेलुलोज से कोशिका भित्ति बनाते हैं। इस प्रकार से ये तीनों हो सकते हैं। कोशिका भित्ति किससे बना होता है? तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कर सकते हैं या सेलुलोज कर सकते हैं, क्योंकि सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। इनके अलावा कवक में क्लोरोफिल की उपस्थिति नहीं पाई जाती है, मैंने अभी कहा, इसीलिए यह प्लांट नहीं है। यकृत में ग्लूकोज का भंडारण जो है ये भी ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में होती है। विटामिन ए का भी संचयन लीवर करता है मानव शरीर में, इसे भी ध्यान रखेंगे। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, ये भी ध्यान रखेंगे। यूरिया का जो उत्पादन है या निर्माण है, यह भी मानव शरीर के अंदर यकृत में ही होता है। जो बच्चे नहीं जानते हैं झट से किडनी आंसर लगा देंगे। किडनी एक छन्नी है और मात्र और कुछ नहीं, है ना। लेकिन यूरिया का निर्माण जो है ये यकृत में ही हो जाता है। पित्त का उत्पादन भी आपका कहाँ पे हो जाती है? यकृत के अंदर ही हो जाती है, लेकिन ये जमा होती है गाल ब्लैडर अर्थात पित्ताशय में जमा होती है। शैवाल के अध्ययन को अपन फैकोलॉजी कहते हैं, और शैवाल से कई प्रकार के क्वेश्चन हाल फिलहाल के एग्जाम्स में देखे गए। जैसे लाल शैवाल को क्या कहा जाता है? तो रोडोफाइटा कहा जाता है, क्योंकि ये रोडोफाइसी कुल से होते हैं। भूरा शैवाल को अपन फियोफाइटा कहते हैं, क्योंकि ये फियोफाइसी समुदाय से आते हैं। उसी प्रकार हरे शैवाल को क्लोरोफाइटा कहा जाता है। तो क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा और रोडोफाइटा ये सभी क्या हो जाएंगे? शैवाल हो जाएंगे। तो आने वाले समय में आपसे एग्जामिनर इन तीनों का नाम देके फिर पूछेगा कि ये क्या है, कवक है, बैक्टीरिया है, विषाणु है या शैवाल है, तो आप कहेंगे शैवाल आंसर है। आपको पता होना चाहिए, मैंने कुछ एक दिन पहले जब क्लास करवाया था वो क्वेश्चन कल हूबहू एसएससी जीडी में पूछा गया था, है ना, कि कोई कल या परसों जो एग्जाम हुआ था, क्योंकि मैं एनालिसिस कराता नहीं लेकिन दुनिया कराते हैं, तो वहाँ से जो है मैं भी थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। कि मैंने आपको बताया था कि इस बार का जो मोदी की मंत्रिमंडल बने हैं 3.0, इनमें दो पार्टी का अहम योगदान है जो छोटे छोटे पार्टी है। एक तो जेडीयू है जो बिहार के है, और एक साउथ वाला है ना। तो जो साउथ वाले का जो पार्टी है उनके जो मिनिस्टर बने हैं वो मिनिस्टर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और पूछा गया था हूबहू, है ना। चलिए, ईस्ट कवक जगत के अंतर्गत आता है। ये जो ईस्ट है ये कवक जगत के कवक समुदाय में ही आ जाते हैं। ईस्ट में कोशिका का मुख्य एंजाइम जैमेज पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे एनसीईआरटी, और मैं जो भी साइंस पढ़ाऊंगा ये फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाऊंगा, है ना। तो ये जैमेज पाया जाता है। जैमेज का स्रावन बहिस्रावी कोशिका से होती है। अब ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी मैंने कई बार आपको बता रखा है। एंजाइम 20 से 35 डिग्री टेम्परेचर पर अत्यधिक सक्रिय होते हैं। एंजाइम को अगर आपको फुल जो है उनका वर्क लेना है तो टेम्परेचर इसके लिए डिमांड है 20 से 35 डिग्री टेम्परेचर। ईस्ट को मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित किया जाता है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, जैसे अभी मैंने आपको अमीबा में अलैंगिक जनन के द्वारा प्रजनन को दर्शाया था, यहाँ पे ईस्ट में मुकुलन की प्रक्रिया होती है, ये ध्यान रखेंगे। ईस्ट का उपयोग किण्वन प्रक्रिया में किया जाता है। शराब
शराब इत्यादि बनाने के लिए, फर्मेंटेशन, किण्वन, है ना, शराब उत्पादन में, बेकरी उद्योग इत्यादि में भी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी गुजरात राज्य में स्थित है? राजमहल की पहाड़ी गुजरात में है क्या? नहीं है। मांडव पहाड़ी गुजरात में है, ये राइट आंसर हो जाएगा। कार्बी आंगलोंग पहाड़ी ये असम के अंदर है ना, ये कहाँ पे है? ये असम के अंदर है कार्बी आंगलोंग। इसके अलावा एक और मिसमी पहाड़ी, तो ये भी गुजरात में नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मांडव पहाड़ी आपके गुजरात राज्य में स्थित है। अरावली पर्वतमाला के बारे में जानना बहुत जरूरी, रेलवे को बहुत पसंद। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में फैली हुई है आपके अरावली पर्वत श्रेणी। यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। यह वर्तमान समय में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। सबसे उच्चतम बिंदु बात करेंगे अरावली की, तो सबसे उच्चतम बिंदु का नाम है गुरु शिखर, जिसकी टोटल हाइट भी ज्ञानवर आपसे डिमांड करता है। 1722 मीटर इसकी हाइट है, लेकिन ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इस श्रेणी से निकलने वाले महत्वपूर्ण नदियों में बनास नदी सबसे प्रमुख होते हैं, जो चंबल का एक प्रमुख सहायक नदी है। तो ये जो है अरावली के बारे में कुछ जानकारी। इनके अलावा डेक्कन का पठार, डेक्कन के पठार से कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि डेक्कन के पठार कितने भारतीय राज्य तक फैला हुआ है, तो आप कहेंगे 8 भारतीय राज्य तक फैला हुआ है, जिनका नाम यहाँ पे दिया गया है तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। 2014 से पहले ये आंकड़ा जो है 7 हो जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही में हुआ करता था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसकी कुछ भाग फैला हुआ है। और इसकी आकार की बात करेंगे कि जो आपका ये जो पठार है, इसकी बनावट, इसकी जो शेप है कैसा है, तो आप कहेंगे लगभग ट्रायंगल के जैसा है, त्रिभुजाकार है। ट्रायंगल वाला कई प्रकार के आंसर है आपके पास, जैसे त्रिभुजाकार आपके ये पठार हो जाएगा, है ना। इनके अलावा अगर सुंदरबन डेल्टा की माफ कीजिएगा, कोई भी डेल्टा जो बनती है, जो नदियों का अंतिम उत्पाद होता है, तो ये डेल्टा का आकार भी लगभग त्रिभुजाकार ही होता है। अगर आपसे पूछे कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो भी त्रिभुजाकार ही होता है। तो यहाँ पे 3 आंसर, मतलब एक ही वर्ड 3 क्वेश्चन का आंसर है, अलग अलग क्वेश्चन का। और मैं यही ऐसे ही पढ़ाना आपको सिखाते आ रहा हूँ। जो बच्चे सीख लेंगे उनको जीके जी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसे लिंकिंग प्रोसेस कहते हैं। एक जैसे चीज को एक जगह टटोल लेना, चाहे वो हिस्ट्री का हो या फिजिक्स का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मांडव पर्वत गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित कुछ अन्य पर्वत जैसे कच्छ की पहाड़ी, ये तो काफी पॉपुलर है, तो ऐसे ही आप जान जाएंगे, कच्छ का रण, है ना, वहां पे जो है जंगली गधा के लिए व्यवस्था है। गिरनार, नाम से स्पष्ट है कि ये गुजरात में होगा। गिर पहाड़ी, गिर आपका नेशनल पार्क भी है ना। वर्धा, सतपुरा श्रेणी, ये सभी गुजरात में आ जाएंगे। हालांकि सतपुरा पूर्ण रूप से गुजरात में नहीं है, गुजरात के अलावा भी एमपी इत्यादि में भी है, लेकिन गुजरात में भी है, तो ये गुजरात में ओवरलैप करता है, तो गुजरात वाले लाइन में आ जाएगी, है ना। इसके अलावा गुजरात में और भी कई सारे चीज है ना, जो मैंने आपको कई बार बता रखा है। जैसे आपका जो मंदिर पूछा जाता है, पालीताना का जैन मंदिर, ये भी गुजरात में है। सोमनाथ है, स्टेचू ऑफ यूनिटी है, कई प्रकार के चीज हैं। इनके अलावा सतपुरा श्रेणी, इसे भी पढ़ना जरूरी है। यह गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है। जो बच्चे पहली बार छोटा नागपुर के पठार पे अगर मतलब थिंकिंग ही नहीं किया कि सीधे नाम पे चला गया, तो इनको लगेगा कि ये महाराष्ट्र वाली बात हो रही है, लेकिन इसके जस्ट विपरीत है, ये झारखंड साइड की बात करता है ना। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है, जिसकी हाइट 1350 मीटर है। और धूपगढ़ी किस पहाड़ी में हो जाएगा, तो महादेव पहाड़ी में हो जाएगा। सबसे पहले समझिएगा, एक श्रेणी में कई सारे पहाड़ी होते हैं, और उस पहाड़ी में जो सबसे टॉप पिक होते हैं, उसी पिक को उस श्रेणी का टॉप पिक माना जाता है। समझ में आ गया होगा इस बात को भाई। एक श्रेणी में कई सारे पहाड़ी होते हैं, और कई सारे पहाड़ी में जो सबसे ऊंचा टॉप होता है वो पूरे श्रेणी का टॉप कहलाएगा। वैसे ही यहाँ पे सतपुरा श्रेणी में जो महादेव पहाड़ी है, उसमें धूपगढ़ी चोटी जो है, ये टोटल इस पूरे सीरीज में सबसे अधिक ऊंचाई वाले टॉप है आपका धूपगढ़ी, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन सतपुरा को छुपाते हुए भी इसी चीज को पूछा जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जो धूपगढ़ी चोटी है, ये किस पहाड़ी में स्थित है, तो आप कहेंगे महादेव पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। इसी श्रेणी में मैकाल पर्वत रेंज भी स्थित है। सतपुरा श्रेणी
श्रेणी में ही आ जाता है मैकाल, और इस मैकाल की टॉप चोटी का नाम है अमरकंटक, और इसी अमरकंटक की चोटी से निकलती है प्रसिद्ध नर्मदा, और ये नर्मदा बहती है उल्टा दिशा में यानी पश्चिम दिशा की तरफ, पूर्व से पश्चिम बहती है, और ये भ्रंश घाटी को फॉलो करते हैं, है ना, और ये अरब सागर में गिर जाती है, और ये अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय इंडिया पेनिनसुलर भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। वैसे जो है पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, लेकिन गोदावरी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, है ना। विंध्य श्रेणी जो है ये विंध्य श्रेणी को सतपुरा श्रेणी से नर्मदा नदी घाटी के द्वारा अलग किया जाता है। इसी लाइन को दूसरे वर्ड में पढ़ा जाए तो विंध्य श्रेणी और सतपुरा श्रेणी के बीचों बीच कौन सी नदी बहती है, तो आप कहेंगे नर्मदा नदी बहती है ना। समझ में आना चाहिए। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रुड़ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में जो है खनिज इत्यादि अवेलेबल है। पामीर के पठार को दुनिया का छत कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। मेघालय के पठार के अंतर्गत गारो खासी जयंतिया तथा मिकिर पहाड़ियाँ स्थित है। अब एक पठार में कई सारे पहाड़ियाँ होती है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेघालय के पठार के अंतर्गत कई सारे पहाड़ियाँ छोटे छोटे आ जाते हैं। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम और चेरापूंजी, पहले जो है चेरापूंजी ही सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान हुआ करता था, बाद में मासिन राम जो है रिकॉर्ड बनाया, और वर्तमान समय में मासिन राम जो है ये दुनिया में सबसे अधिक वर्षा अवेलेबल कराने वाली स्थान है। जो किस पहाड़ी क्षेत्र में आएंगे, तो आप कहेंगे खासी पहाड़ी क्षेत्र में आएंगे, और वैसे राज्य कहेगा तो मेघालय हो जाएगा, है ना। प्रसिद्ध नोकरेक की चोटी मेघालय में ही स्थित है। देखिए नोंगक्रेम फेस्टिवल या डांस भी है, नोंगक्रेम, है ना। नोंगक्रेम जो है ये आपका डांस है जो मेघालय का ही है, ठीक है भाई। और नोकरेक जो है ये चोटी है, तो ये भी मेघालय का ही। दोनों बात में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का अंतर है, और दोनों मेघालय का ही है, ध्यान रखिएगा। मेघालय की पठारी क्षेत्र में आपको सदाबहार वन देखने को मिलेगा। वैसे इंडिया में सदाबहार वन के लिए पॉपुलर है पश्चिमी घाट, है ना, ये ध्यान रखेंगे। सदाबहार वन क्या होता है, जहाँ पे एवरेज वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है सालाना, उसे सदाबहार वन कहते हैं। डेफिनेशन के अनुसार जाएंगे तो इस वन को हमेशा हरा भरा आप पाते हैं। कार्बी ओंगलोंग पहाड़ी भारत के असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में स्थित प्रमुख नेशनल पार्क, यहाँ से क्वेश्चन आती है तो कांजीरंगा हो जाएगा, मानस हो जाएगा, नमेरी हो जाएगा, डिब्रू सैखोवा हो जाएगा, ओरंग हो जाएगा, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, झावालाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी के सभी आपके कहाँ पे हैं, असम के अंदर है। आपको याद होगा जो भारत के 43वें यूनेस्को साइट बने हैं ये असम के ही है ना, जो दफनाने की जगह है एक, है ना। इनके अलावा मोइदाम नाम है उनका। कंचनजंगा पर्वत चोटी जो भारत में सबसे ऊंची चोटी है, भारतीय राज्य सिक्किम में स्थित है, और इसकी जो टोटल हाइट की बात करेंगे 85-86 मीटर है, और ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट और केटू के बाद, है ना। ये 3 नंबर की सबसे ऊंची चोटी है आपका कंचनजंगा, जिसकी हाइट है 85-86 मीटर। राजमहल की पहाड़ियां जो है ये झारखंड में स्थित है, और पारसनाथ की चोटी भी झारखंड में स्थित है। लूनी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है कि इंडिया में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, तो कहेंगे माही नदी है। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल सेक्टर से है। 18 किलोग्राम की एक वस्तु जब जमीन स्तर से 5 मीटर की दूरी या ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। इसी क्वेश्चन को दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं 18 किलोग्राम की वस्तु जमीन स्तर से 5 मीटर तक उठा हुआ है तो किया गया कार्य, दोनों बात बराबर ही है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पे आपको स्पेशली बोल रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको लेना है। वैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर, है ना। आपको सभी को पता होगा जी का वैल्यू, है ना, लेकिन यहाँ पे स्पेशली कह रहा है कि जी का वैल्यू 10 यूज करें। जैसे आपको पता होगा जब आप मैथ का सवाल इस्तेमाल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट पाई का मान हम 22/7 ही रखते हैं, पुट करते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर को 3.14 पुट करवाना हो तो अलग से लिखा गया रहता है। तो उसी प्रकार से तो इसका आंसर 850 जूल हो जाएगा। ये कैसा होता है आप सभी जानते हैं, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh। क्या होता है, mgh। एक mdh मसाला होता है वो एक अलग है, यहाँ पे ये mgh है जहाँ मास है, ये आपका गुरुत्वीय त्वरण है, और ये आपका क्या है, हाइट है। हम इसी में इन सब चीज़ों को जो आंकड़ा हमें दिया गया है उनको पुट कर दिया। यहाँ पे मास का वैल्यू दे दिया गया है 17 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु अर्थात तो 17 हो गया। इसके अलावा 5 मीटर की हाइट पे है तो हमने यहाँ पे 5 मीटर रख लिया।
इसके अलावा जो है जी का मान हमें स्पेशली बोला गया है कि 10 रखना है, 9.8 नहीं रखना है। इसको हमने कैलकुलेट किया, 17 × 85 दाहिन के 850 चूँकि हम जानते हैं कि भैया ऊर्जा को मात्रक जूल होता है तो हमने जूल लिख दिया है, तो 850 जूल आपका आंसर हो जाएगा। ये स्थितिज ऊर्जा से क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। गतिज ऊर्जा से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और इसी सीरीज में हमने पहले बता रखा है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। गतिज ऊर्जा का फार्मूला पहले याद दिला दूं, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv² होता है। इस फार्मूला को आप और भी तोड़ सकते हैं, 1/2 है ना, 1/2 मोमेंटम का स्क्वायर आप कर सकते हैं, संवेग है ना, संवेग का मास गुने वेलोसिटी, संवेग का स्क्वायर कर सकते हैं और नीचे में आपको m एक लगेगा है ना, एक m लगेगा। ठीक है भैया, क्योंकि एक ही m है और mv बराबर होता है संवेग का फार्मूला, हमने संवेग का स्क्वायर लिख दिया है, मतलब 2m और 2v को हमने लिख दिया है, तो एक m नीचे लिख देंगे तो एक m घट जाएगा, अर्थात यही सूत्र को हम 1/2 संवेग स्क्वायर बट्टा m लिख सकते हैं। तो गतिज ऊर्जा के भी कई फार्मूले होते हैं, लेकिन आपको यही याद रखना है, 1/2 mv² याद रखना है। अब इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, किसी भी पिंड की गति को तिगुनी कर देने पर उसके काइनेटिक एनर्जी कितने गुना बदल जाएंगे? आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा। मैं 2 क्वेश्चन आपसे अब तक पूछा हूँ। 10 मीटर की ऊंचाई, अगला जो हमारा प्रश्न है इसी मतलब अलग टाइप है लेकिन न्यूमेरिकल सेक्टर से ही है। 10 मीटर ऊंचाई से एक गेंद को जब जमीन पे गिराया जाता है तब गेंद जमीन से टकराने के बाद 2.5 मीटर ऊंचाई तक जो है, ये आपका 10 मीटर की दूरी है, यहाँ से हमने गेंद को गिराया है और ये गेंद जो है पृथ्वी के सतह से टकराने के बाद 2.5 मीटर तक फिर से उछल के आया था। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है वो कितना हुआ है? तो आपको दिख रहा है कि हम 10 मीटर से इसे गिराए थे, उछाल खाने मतलब धक्का खाने के बाद कितनी ऊंचाई तक उछला? तो मात्र 2.5 मीटर तक उछला, अर्थात 3 भाग ये और आगे नहीं आ पाया, अर्थात 75% काइनेटिक एनर्जी की लॉस हो चुकी है। अगर ये 5 मीटर तक उछल के आ जाता तो 50% काइनेटिक एनर्जी की लॉस होती, लेकिन ये मात्र 2.5 मीटर तक आया है, इसीलिए 75% गतिज ऊर्जा खत्म हो चुके उस बॉल के। तो यहाँ से भी एक लल्लू सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और बच्चे देख के ही छोड़ देते हैं। इनके अलावा यदि कोई लड़की 2 मिनट में 500 न्यूटन बल के साथ 10 मीटर की दूरी तय करती है तो उसके द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होती है? अब देखिए बच्चे क्या है ना कि शक्ति सिर्फ वही समझता है वाट, है ना, जो बल्ब वगैरह जलते हैं वहाँ जो खपत होते हैं 1000 से भाग दे की यूनिट में निकाल के जितने रुपए कहते हैं उतना रुपया से गुना करते हैं, बिजली का खर्चा निकाल लेते हैं। तो एक ही फॉर्मेट सीखा, ऐसा नहीं है। शक्ति वाला जो शब्द है ये इस्तेमाल आदमी इत्यादि के काम करने के संबंध में भी न्यूमेरिकल क्रिएट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि कोई लड़की 2 मिनट में 500 न्यूटन बल के साथ 10 मीटर की दूरी तय करती है तो उसके द्वारा खपत की गई शक्ति जो उनकी एनर्जी लॉस हुई वो कितनी होगी, है ना। आप सभी जानते हैं वर्क बराबर क्या होता है, Fs cos थीटा होता है, Fs cos थीटा होता है। चूंकि अगर 0 डिग्री और 180 डिग्री कॉस का मान हो जाता है तो एक ही होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे W बराबर Fs ही खाली लिखा है। तो W बराबर क्या हो जाता है, फोर्स, और ये S क्या है, विस्थापन, S दूरी जिसे अपन कहेंगे, विस्थापन मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही विस्थापन कहते हैं। तो Fs होता है एंड P बराबर क्या होता है, W/T होता है, वर्क बट्टा समय होता है। शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अर्थात वर्क बाय टाइम बराबर P हो जाता है। ये फार्मूला तो आप सभी को आता ही होगा। अब यहाँ पे जो न्यूमेरिकल में वैल्यू दिया गया है उसे हम अलग अलग लिख लेंगे। T का वैल्यू 120 सेकेंड दिया गया है क्योंकि 2 मिनट है, तो हम 2 मिनट ही क्यों नहीं रख लेते हैं सर कि 120 चेंज करना पड़ा हमें। तो आप जानते हैं कि समय का मात्रक सेकेंड होता है न कि मिनट होता है, और जो मात्रक होता है उसी हिसाब से हमें वैल्यू को न्यूमेरिकल में पुट करना है साइंस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे 120 हो गया। F बराबर क्या हो जाएगा, है ना, 500 न्यूटन का बल लग रहा है, न्यूटन आपका जो है बल का मात्रक होता है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, और S बराबर 10 मीटर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, क्योंकि ये दूरी का भी मात्रक होती है। S बराबर 10 मीटर, इसी को बैठा दिए, इसीलिए W बराबर क्या हो जाएगा, Fs दोनों को गुना कर दिए, 500 जूल हो गया। अब P बराबर जूल बाय टाइम करना है तो 500 जूल बट्टा 120 सेकेंड, अर्थात 41.6 जूल बाय S या वाट। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इस पार्टिकुलर न्यूमेरिकल का।
ठीक है। इनके अलावा अगला भी एक है, क्योंकि मैं यहाँ 4-5 तरीके का न्यूमेरिकल आपको बताने वाला हूँ, कैसा भी पूछे तो आपको समझ होनी चाहिए। 50 न्यूटन का एक बल 10 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली त्वरण, कभी कभी बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनर पूछता है। आप जानते हैं F बराबर ma होता है, जहाँ F क्या है, फोर्स है, m क्या है, मास है, और a क्या है, एक्सेलरेशन है अर्थात त्वरण है। ठीक है, अब इसमें नहीं रख देंगे तो आराम से रख दीजिए 50 न्यूटन का बल लग रहा है, तो 50 बराबर है ना, F बराबर ma होता है, मास आपका 10 दे दिया है, एक्सेलरेशन पता नहीं है, इससे कट गया, तो ये आपका 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो यहाँ पे 5 आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सेलरेशन का एक और फार्मूला होता है ना, एक और आपका फार्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, तो v - u/tv होता है। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर, इस पे भी न्यूमेरिकल मैंने आपको पहले बता रखा है कि कोई बस है ना 5 सेकेंड में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच गई है ना, तो 16 - 8/5 हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना। चलते हैं आगे। सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे, तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सलेम इस्पात संयंत्र जो तमिलनाडु में है, नाम से स्पष्ट है ना। एक श्रीशैलम है जो आंध्र प्रदेश में है, जहाँ पे आपका नागार्जुन स्थित है ना, और ये सलेम है, सलेम आपका तमिलनाडु में है, ये सलेम तमिलनाडु में। ठीक है भैया, तो ये 4th पंचवर्षीय योजना में जो है स्थापित करा गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि 1969 से 74 तक रखा गया था। यह योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित हुआ करता था। प्रमुख उद्देश्य था स्थिरता के साथ, स्टेबिलिटी के साथ जो है आपका आत्मनिर्भरता पे ध्यान देना, है ना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना 1969 में किया गया था। भारत में पहली बार 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, विजयनगर इस्पात संयंत्र कर्नाटक, सलेम इस्पात संयंत्र आपका जो है तमिलनाडु, श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970, ये सभी के सभी चौथे पंचवर्षीय योजना के दौरान ही लाया गया था या लैमलाइट में आए थे। विश्व की पहली बार पंचवर्षीय योजना रूस में बनाया गया था। और विश्व में पहली बार GST कहाँ लगाई गई थी, ये क्वेश्चन आपके लिए, ये तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। विश्व में पहली बार GST है ना कहाँ लगाई गई थी, जो इंडिया में भी GST अब धड़ल्ले से चलती है 2017 से। ठीक है भैया, पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56 के अवधि के लिए बनाया गया था। इस योजना को हेराड डोमार मॉडल पे जो है मॉडलाइज किया गया था। यह योजना में कृषि पर विशेष बल दिया गया था। इसी योजना के दौरान देश में 5 IIT की नींव रखी गई थी, यह ध्यान रखेंगे फर्स्ट वाले में। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 61 हुआ करता था। PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। इसी PC महालनोबिस के जन्मदिन 29 जून पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इस योजना के दौरान दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना करी गई। दुर्गापुर जो है ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से और भिलाई रसिया के सहयोग से स्थापित किया गया था। 1966 से 1969 के समय को योजना अवकाश का काल कहा गया था, क्योंकि ये इस समय कोई भी योजना क्रिएट नहीं किया गया था। नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 जुलाई 1982 को किया गया था। और इस पे जो समिति काम किए थे उनका नाम था शिवरामन समिति। नाबार्ड का हेडक्वार्टर बम्बई के अंदर स्थित है और KG सजी वर्तमान में नाबार्ड का हेड है। पंचवर्षीय योजना से विशेष जानकारी हेतु अगर आपने हमारा कोई भी कंटेंट खरीदा है और जो टॉपिक वाइज सेक्शन है वहाँ पे आप 5 ईयर प्लान में जाएंगे और अच्छे से और समझ लेंगे। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो वेरोनिका मिशेल बोलचेट, इन्हें जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 जो है ये हिदान क्यो को प्रदान किया गया है। यह संस्था है एक जो जापान का संस्था है ना, निहोन हिदान क्यो, और यह संस्था जो है शस्त्र रहित जीवन की सिफारिश करता है या प्रेरित करता है, परमाणु हथियार इत्यादि से छुटकारा दिलाने के लिए अग्रसर है। 2024 के सभी नोबेल पुरस्कार विजेता का लिस्ट मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। जो बच्चे चाहिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कंटेंट लिए हैं परीक्षा दर्पण या लेंगे उनके लिए तो ऐसे ही अवेलेबल है, तो यहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन साहित्य का और शांति का ज़्यादा पूछे जाने की आसार है, क्योंकि इसमें जो आदमी है एक या संस्था है एक ही है। साहित्य का हान कांग को दिया गया है और शांति का निहोन हिदान क्यू को दिया गया है 2024 वाला। अब आपका 2024 वाला नोबेल आएगा एग्जाम में।
वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार ईरानी मानवाधिकार अधिवक्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था, जो महिला कल्याण के लिए आवाज उठाए, है ना। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनक्वाइस को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 2024 में यही पुरस्कार जो है 60 पैरासूट हॉस्पिटल को दिया गया था, है ना, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024, यहाँ से भी अब क्वेश्चन गरम एग्जाम में आएंगे। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 जो है, सबसे पहले जो मेजर ध्यान रत्न खेल रत्न अवार्ड है, ये आपका 4 खिलाड़ी को दिया गया है। डी गुकेश, जो इस समय विश्व शतरंज चैंपियनशिप के विजेता भी है, डी गुकेश, और इंडिया में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर है। ओवरऑल पूरे दुनिया में नहीं है, पूरे दुनिया में ये तीसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर है, और इंडिया में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर है डी गुकेश, है ना। और शतरंज चैंपियनशिप के हालिया विजेता तो है ही डिंग लिरेन को हरा के, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कई बार पढ़ा चुका है, ठीक है। इसके अलावा जो पूरे दुनिया में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं वो एज इट इज अभिमन्यु मिश्रा, जो अमेरिका नेटिव से, नेटिव तो इंडिया ही होगा लेकिन अमेरिका के निवासी है, तो वो अपने स्थान पे बने हुए हैं। हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी, और प्रवीण कुमार पैराथलेटिक्स, और मनु भाकर जो इस बार के ओलंपिक में 2 पदक में अपना योगदान दिए हैं। 7 में से 7 थे ना, हाँ 7 ही थे ना, 1 2 4 6 ही थे भाई, 6 में 2 इन्होंने ही किया था, ठीक है। तो ये जो है आपका इन चारों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, इस बार का दिया गया है 2024 वाला। 2024 वाला 25 के एग्जाम पर भावी रहता है, और 2025 में जो दिया जाएगा वो 26 में जो एग्जाम होंगी वहाँ पूछे जाते हैं, क्योंकि 1 साल बैक चलते हैं जनरली, ये नवंबर दिसंबर में इन सब चीज़ों की घोषणा ही होती है, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024, इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक तो रेगुलर कैटेगरी होती है और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है। तो जो रेगुलर कैटेगरी होता है ये सुभाष राणा, इनके खेल का भी नाम पूछा जाता है कि ये किससे जुड़े हुए हैं, तो पैरा शूटिंग। दीपाली देश पांडे ये शूटिंग से है, संदीप संगवान ये हॉकी से है। वहीं लेफ्ट टाइम में बात करेंगे एस मुरलीधरन ये बैडमिंटन से है, अरमांडो एगलेनो कोलाको ये फुटबॉल से है, तो इनको दिया गया है द्रोणाचार्य लेफ्ट टाइम। देखिए ये जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ये सिर्फ प्रशिक्षक को ही दिया जाता है, किसी खेलते हुए खिलाड़ी को नहीं दिया जाता। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, 2021 में इसका वर्तमान नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया था। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, वहीं पे विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 से किया गया था, यह सिर्फ प्रशिक्षक को ही दिया जाता है। क्रायोजेनिक तापमान का रेंज सेल्सियस पैमाने में कितना होता है? देखिए कुछ क्वेश्चन जो है एग्जामिनर आपसे आंकड़े के रूप में आंसर डिमांड करता है, ये कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे देखेंगे। तो जो क्रायोजेनिक होता है ये सबसे पहले निम्न तापकी, लो टेम्परेचर शब्द इसका जो है शाब्दिक अर्थ होगा, निम्न तापकी से संबंध है क्रायोजेनिक इंजन का, है ना। तो ये जो क्रायोजेनिक तापमान का रेंज है ये 0 से 150 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। क्रायोजेनिक का इस्तेमाल रॉकेट प्रणाली के संचालन में किया जाता है। रॉकेट न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार कार्य करता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, यह न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। -40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा आंकड़ा है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान बराबर हो जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो श्रोता है और जो ऑब्जेक्ट है जिससे ध्वनि टकराएगा उससे कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, है ना। सुस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है ये 25 सेंटीमीटर है। ये आंकड़े आपसे डिमांड करते हैं, देखने में छोटन लागे घाव करे गंभीर वाला बात है, आपसे जो है आंसर ये याद जल्दी नहीं रह पाती है ना, लेकिन ये सब छोटे छोटे चीजें आप याद रख सकते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान 6.10 के पावर 24 किलोग्राम होगा। ये पावर कर लीजिएगा ना, ये पावर में होगा, है ना, ये पावर में होगा। नहीं तो अगर इतना ही द्रव्यमान हो 1024 गुने 6 तो मजा ही आ जाए, मैं तो पूरे दिन पूरे पृथ्वी घूम लूँ, है ना। लेकिन ये 10 के पावर 24 कर लीजिएगा, है ना। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.51 ग्राम सीसी होती है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास और विषुवतीय व्यास या ध्रुवीय व्यास, है ना, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। अगर विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में अंतर पूछा जाता है तो इन दोनों को घटा लेंगे। 28 से 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 2 और
5 में से एक जगह जब 42 हो जाएगा, 42 किलोमीटर का डिफरेंस हो जाएगा। भूमध्य रेखीय या विषुवतीय व्यास हो जाएगा तो 12,756 किलोमीटर। वहीं पे ध्रुवीय जो पोलर व्यास है ये आपका जो है 12,714 मीटर पृथ्वी का हो जाएगा। अब बड़ा जी और छोटा जी का मान आपको याद होना चाहिए, ये डायरेक्ट ही आपसे पूछा जाता है। तो छोटा जी का मान सबको याद रहता है, बड़ा जी का मान जरूर याद रखिए 6.6729 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा किलोग्राम स्क्वायर। इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट का मान याद रखना है 6.6 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड होता है। पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1.2% चंद्रमा का द्रव्यमान है ना 7.35 गुने 10 के पावर 22 kg होता है आपका चंद्रमा का द्रव्यमान, है ना। पृथ्वी का वजन चंद्रमा से 81 गुना अधिक है। चंद्रमा का घनत्व 3.34 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है वजन को रिलेट करके, आपसे पूछा जाता है ना, कि भाई 6 न्यूटन भार की वस्तु जो है चंद्रमा पे कितने का होगा, तो आप कहेंगे 1 न्यूटन का होगा, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 6वां हिस्सा है। समझ में आया। दूसरी लफ्ज में एक यहाँ नोट जरूर सुनिएगा, यहाँ से भी अच्छे बच्चे जो अपने आप को 30 मार खान समझते हैं गलती करके आ जाते हैं। आप जो है किसी भी गोले पे जाइए, चाहे यहाँ जाइए, जुपिटर पे जाइए, मार्स पे जाइए, चंद्रमा पे जाइए, है ना, आपका द्रव्यमान हमेशा सेम रहेगा। बदलता क्या है तो भार, है ना, क्या बदलता है, भार बदलता है, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होती है। और 1 प्रकाश यानी 1 लाइट ईयर का वैल्यू मैंने आपको बता चुका है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। वहीं पे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 15 मीटर हो जाएगा। भारत में प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी तकनीक से स्थापित परमाणु विद्युत संयंत्र परियोजना कौन सा था, तो ये कल्पक्कम है ना। भारत में जो परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है ये होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है, इन्हें ध्यान रखेंगे। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो बार्क है ये मुंबई में है, जो इनका मेन है ना। भारत में रॉकेट मैन के सिवन को कहा जाता है, जो इसरो में पूर्व चीफ थे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत का पहला परमाणु स्वदेशी परीक्षण जो है 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण से हुआ था। उस समय देश में राष्ट्रपति VV गिरी थी। और ये क्वेश्चन अभी आपके CGL मेंस में पूछा गया था, है ना। उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक थे उस समय, और प्रधानमंत्री कहेंगे तो इंदिरा गांधी ही होगा, ठीक है भैया। तो ये कुछ एक जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पोखरण के समय याद रखिएगा। एक बार एग्जामिनर क्वेश्चन क्रिएट कर देता है तो थोड़ा सा मॉडल चेंज करके मार्केट में चलाता रहता है। भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र तारापुर अमेरिका के सहयोग से महाराष्ट्र में खोले गए थे। आप लोग लाइक तो नहीं किए होंगे तो कर दीजिए। भारत में सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु संयंत्र वर्तमान समय तक कुडनकुलम परियोजना है, जो तमिलनाडु में स्थित है। देखिए कुडनकुलम जो है ये सबसे अधिक क्षमता वाला वर्तमान में परमाणु संयंत्र कार्यरत है। इंडिया में इनके कई सारे यूनिट है ना। इनके अलावा भारत में नेट जीरो का जो लक्ष्य है, कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो, ये 2070 तक रखा गया है। जुलाई 2024 के अनुसार देश में 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कार्यरत है। और ये आंकड़े भी रेलवे का एग्जाम आपसे डिमांड करता है कि भाई देश में कितने जो है पोर्ट है, देश में कितने छोटे छोटे बंदरगाह है, तो मोर देन 200 बता दिया था। देश में कितने परमाणु बिजली घर है, तो अभी 24 कार्यरत है ना। इनके अलावा आपसे पूछा जाता है, एक बार तो ये पूछ दिए कि देश में कितने रेलवे स्टेशन है, तो 8500, 8000 और 8500 के बीच में जो ऑप्शन था वो करना है, क्योंकि एग्जैक्ट गिनना और एग्जैक्ट कहीं पे आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये सब बदलने वाली आंकड़ा है। पता नहीं आज कितने स्टेशन का कमीशनिंग हुआ होगा, है ना, 1 2 3 हुआ होगा भाई। तो ये बढ़ता घटता रहता है, तो एग्जैक्ट नहीं कर सकते, घटता तो नहीं बढ़ता रहता है। भारत में कुछ अन्य परमाणु घर जैसे कैगा, यह कर्नाटक में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, काकरापारा यह गुजरात में स्थित है, जैतापुर महाराष्ट्र में, रावतभाटा राजस्थान में स्थित है। 2031-32 तक नाभिकीय बिजली का जो उत्पादन है ये करने का लक्ष्य रखा गया है 22,480 मेगावाट,
है ना, यानी जितना अभी उत्पादन हो रहा है उससे तिगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि 2031-32 तक या फिर किस ईस्वी तक भारत में जो आपका नाभिकीय बिजली उत्पादन को तिगुना करने का लक्ष्य रखा गया है, तो आप कहेंगे 31-32 तक। परमाणु ऊर्जा किस सिद्धांत पे कार्य करेगा? विखंडन के सिद्धांत पे। और हाइड्रोजन बम और सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा कैडमियम और बोरॉन का जो इस्तेमाल होता है परमाणु ऊर्जा रिएक्टर में, ये आपका नियंत्रक क्षार के रूप में किया जाता है। मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। यह न्यूट्रॉन की गति को कंट्रोल करता है। जो मंदक है ना, वो न्यूट्रॉन के गति को कंट्रोल करता है। ठीक है भैया। इसके अलावा क्षारीय ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और डॉट 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 का निर्माण करता है। तो लवण और जल का निर्माण करता है। आपको यहाँ नीचे ऑप्शन में एग्जाम्पल सहित बताया गया है। FeO ये आपका क्या है? फेरस का ऑक्साइड है, लोहा का ऑक्साइड है। साथ में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से हमने इसे प्रतिक्रिया करा दिया है। यहाँ पे FeSO4 यानी फेरिक सल्फाइड बन गए हैं और H2O आपका बाहर हो गया है। ये कौन से अभिक्रिया का उदाहरण होगा? तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण होगा। मैंने आपके लिए इसको बताया था कि इस अभिक्रिया को पहचानने और समझने के लिए आपको अभिक्रियाशीलता का जो चेन है उसे समझना होगा कि कौन सा तत्व किससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। मैंने इसी सीरीज में आपको करा दिया है। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे लोहा और यहाँ पे ये H वाला में ये S वाले में माफ़ कीजिएगा, हाँ H में है ना। तो हाइड्रोजन में और लोहा में, इन दोनों में ज़्यादा अभिक्रियाशील ये लोहा हो जाएगा। इसलिए लोहा खुद का जो है यौगिक का निर्माण कर लिया और H को बाहर ढकेल दिया है ना। तो इस प्रकार से इसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। सेम उसी प्रकार से जैसे कम तेज बच्चे को अधिक तेज बच्चा है ना मेरिट से बाहर कर देता है। धातु, अधातु, उपधातु तथा नोबेल गैस में तीनों अवस्था में जो पाए जाने वाली होते हैं चीज, ये होता है आपका अधातु। अधातु आपको तीनों फॉर्म में पाए जाएंगे। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस तीनों फॉर्मेट में पाए जाते हैं, अवेलेबल है। पदार्थ की चौथी अवस्था को अपन प्लाज्मा कहते हैं तथा पांचवी अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। 3 अवस्था तक नहीं पूछेगा क्योंकि भैया 3 अवस्था तक तो ऐसे ही आपको याद होगा, है ना। जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें अगर बात करें कि भाई धातु कितनी, अधातु कितनी, तो धातु 91 है, अधातु 20 है, उपधातु 7 है। ठीक है, इसके अलावा नोबेल गैस जिसे अक्रिय गैस या इनर्ट गैस भी कहा जाता है, ये आधुनिक आवर्त सारणी के सबसे अंतिम समूह 18 में रखे गए हैं और इसमें अष्टक पूर्ण होते हैं, इसीलिए यह न किसी से लेना देना न रखता है, इसीलिए इसका नाम है अक्रिय गैस, है ना, न लेना न देना। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे जो हीलियम है इसका परमाणु क्रमांक ही 2 है, तो अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं बाह्यतम कक्षा में, है ना। तो इसके बाह्यतम कक्षा में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम में, बाद बाकी में अष्टक पूरे होते हैं। और इसमें जो जेनॉन होते हैं, जो एक प्रकार का इनर्ट गैस ही है जिसका सूत्र Xe होता है, उसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। हीलियम का जो उपयोग है ये गोताखोर ऑक्सीजन के साथ मिलाकर सांस लेने में करते हैं। जो वायुयान के टायर होते हैं या गुब्बारा वगैरह होते हैं वहाँ भी इसका इस्तेमाल करी जाती है। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे एक नमूना ऑप्शन देख सकते हैं आप, है ना। 2Na जब आप अपन Na को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl नमक बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। ठीक है, कमरे के टेम्परेचर में लिक्विड अवस्था में पाए जाने वाली धातु पारा है। वहीं अधातु की बात करेंगे तो ब्रोमीन है। प्राकृतिक में सबसे अधिक यौगिक किस तत्व की है, तो आप कहेंगे कार्बन की है ना। सबसे अधिक समस्थानिक कौन से तत्व की है, तो आप कहेंगे पोलिनियम के हैं। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसके होते हैं, तो क्लोरीन के होते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन होते हैं और विद्युत के सबसे अधिक सुचालक चांदी होते हैं। तो ये छोटा छोटा आंसर लेकिन बड़े बड़े नंबर देके जाएंगे। किसी पदार्थ को ठोस से सीधे गैस में बदल जाना, इस घटना को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करूं, मैं साइंस फुल्ली NCERT बेस्ड पढ़ाता हूं और एग्जाम्पल हूबहू NCERT का होता है, क्योंकि मैंने ऐसा रीड किया है कि अगर रेलवे का आप एग्जाम देने जा रहे हैं और अभिक्रिया वगैरह पूछ रहा है तो जो NCERT बुक में लिखा गया है वही पूछा जाता है, तिल भर भी चेंज नहीं किया जाता है एग्जाम्पल्स में।
है ना, अभिक्रिया खास करके। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, जबकि अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। अपवाद है इसका एल्युमिनियम, जिंक, टीन, ये क्या होते हैं कि इसमें दोनों प्रकार की जो है ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, अर्थात यह उभयधर्मी होते हैं। अपने पसंद से व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल देता है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 21। ये आपका चॉइस है भाई, आपका शादी कहाँ करना है। ये आपके जो है निजता का अधिकार है, जो आर्टिकल 21 में वर्णित है। आर्टिकल 21 को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा गया है और निजता का अधिकार भी कहा गया है। तो निजता वाला ज़्यादा मैच कर रहा है यहाँ पे कि आपको ये निजी मामला है आपका कि आप कहाँ पे शादी करना चाहते हैं। तो ये मौलिक अधिकार है आपका आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है भैया। इसके अलावा यहीं पे हार जाता है, जब आपने देखा होगा कि कई बार जो बच्चे अपने मन से शादी वगैरह की बात कर लेते हैं घर में और पेरेंट्स जो हार जाते हैं कानूनी, तो यहाँ पे यही आर्टिकल हरा देता है उनको। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। इनके अलावा जो आर्टिकल 21 है ये किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि मौलिक अधिकार आपात स्थिति में ना कम कर दिया जाता है या फिर कुछ समय के लिए जो है पूर्णतः बंद ही कर दिया जाता है, लेकिन कुछ एक मौलिक अधिकार है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं हटते, जैसे आर्टिकल 20 है, 21 है इत्यादि। मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में रखे गए हैं और जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। प्रारंभ में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार हुआ करता था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक के अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 300A में रखा गया है। इस प्रकार वर्तमान समय में मात्र 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आपका शेष बच गया है। अनुच्छेद 14 से 18 की बात करेंगे, समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी है। 19 से 22 आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 और 24 आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें 23 जो है बंधुआ मजदूर या बलात् श्रम पे रोक बताता है, वहीं पे 24 जो है बाल श्रम पे निषेध बताता है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है। 29 और 30 अल्पसंख्यक हित है। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना। ये सब आपके मौलिक अधिकार के आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 21A में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उन बच्चों का मौलिक अधिकार होगा और इस प्रकार के प्रावधान 86वां अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था 2002 ईस्वी में। हालांकि ये लागू बाद में 2010 में हुआ था, है ना। वर्ष 2026 में होने वाली राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कौन सा देश करेगा? सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल, इसकी शुरुआत हुई थी दोस्त 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा से और इसे पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे राष्ट्रमंडल खेल कहा जाने लगा। तो 2026 में जो होगा ये ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर होगा। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप भी होने वाला है, तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के अंदर होगा। राष्ट्रमंडल खेल को पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था। शुरुआत 1930 हैमिल्टन कनाडा से हुआ था। 2022 में यह प्रतियोगिता ब्रिटेन के बर्मिंघम में कराए गए थे, जहां भारत को 61 पदक प्राप्त हुआ था, है ना, जिसमें 22, 16 और 23 की रेशियो थी। भारत को चौथा स्थान मिला था 2022 कॉमनवेल्थ गेम में। भारत में एकमात्र बार 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम कराए गए थे। 2025 में आईसीसी क्रिकेट महिला वर्ल्ड कप भारत में कराए जाएंगे, इसे भी ध्यान रखिएगा। फास्टिंग करके बोलने में जो है गला सूखने लगता है, प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट हो रही है। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कराए गए थे, जहां विजेता स्पेन रहा था इंग्लैंड को हरा के। ये महिला वाला फीफा है ना। महिला वाला 23 में हुआ तो आगामी 27 में होगा, पुरुष वाला 22 में हुआ था तो आगामी 26 में होगा, 4 साल पे होती है ना। 27 में जो महिला फीफा वर्ल्ड कप होगा ये ब्राज़ील के अंदर पहली बार होगी, तो ये आपके एग्जाम में पहली बार आएगी। ओलंपिक 2028 लॉस एंजलिस में कराए जाएंगे तथा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर कराए जाएंगे। शीतकालीन ओलंपिक पिछला 2022 में हुआ था, तो अगला कब होगा? 26 में होगा। 26 में कहाँ पे होगा? इटली में होगा। और जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये अंतिम बार कब हुआ था? 2024 में, तो अगला कब होगा? 28 में होगा, है ना। T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 ये होने वाला था बांग्लादेश में, लेकिन बांग्लादेश में उथल पुथल हो गए, तो ये कराए कहाँ गए? संयुक्त अरब अमीरात में। आजकल क्रिकेट के लिए पसंदीदा साइट बन गया है दुबई इत्यादि। आप अभी देखे होंगे इंडिया पाकिस्तान का मैच, वो वहीं हुआ था, यूएई में हुआ था। तो ये T20 महिला वर्ल्ड कप भी यूएई के अंदर कराए गए, जहाँ पे विजेता रहे थे
न्यूजीलैंड, उप विजेता रहे थे साउथ अफ्रीका। तो T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 के भी रनर अप साउथ अफ्रीका है, महिला वाले में भी और पुरुष वाले में भी रनर अप साउथ अफ्रीका ही रहे थे, इंडिया के साथ हारे थे। लेकिन पुरुष वाला अमेरिका और वेस्ट इंडीज में कराए गए थे। ठीक है भैया। एशियन गेम 22-23 जो 22 वाला था लेकिन 23 में कराए गए थे, तो ये चीन में कराए गए थे। अब 22 में हुआ, 4 साल पे होगा, तो अगला कब होगा? 26 में होगा। तो 26 में एशियन गेम कहाँ पे होगा? जापान में होगा। और जो 22 में एशियन गेम हुआ वहाँ पे इंडिया को कितना पदक मिला? तो 107 पदक मिला। ठीक है भाई। इसके अलावा एशियाई गेम पहली बार इंडिया में हुआ था, शुरुआत इंडिया से हुआ था 1951 से, और दूसरा बार इंडिया में 1982 में हुआ, दोनों बार दिल्ली में हुआ था। और एशियाई गेम को पहले एशियाड के नाम से जाना जाता था। जैव विविधता संरक्षण हेतु ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1992 में। ओजोन परत के संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। और ओजोन संरक्षण दिवस हम मनाते हैं 16 सितंबर को। प्रतिवर्ष हम 22 मई को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ पर जो पहला सम्मेलन है COP1, ये आपका बर्लिन में हुआ था 1995 में, है ना। और अभी 2025 में जो होगा ये COP29 होगा, माफ कीजिएगा COP29 24 में हो गया था। 2025 में जो होगा ये COP30 होगा। ठीक है भैया। तो COP28 से आपको याद रखना है, COP28 आपका हुआ था दुबई में, है ना। इसके अलावा COP29 आपका हुआ था अजरबैजान, बाकू। बाकू से क्वेश्चन और पूछा जाता है, बाकू प्रसिद्ध है तो आप कहेंगे तेल क्षेत्र के लिए। एक और पूछा जाता है मुंबई हाई प्रसिद्ध है, मुंबई हाई, है ना। अब तटीय मुंबई हाई लिखा रहता है लेकिन मैं यहाँ पे मुंबई हाई लिख दिया हूँ। तो मुंबई हाई भी प्रसिद्ध है किसके लिए? तेल क्षेत्र के लिए। जाकिर हुसैन ए लाइफ इन म्यूजिक नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? जाकिर हुसैन ए लाइफ इन म्यूजिक, इनका में लिखा गया है तो नसरीन कबीर, है ना। जाकिर हुसैन सुप्रसिद्ध तबला वादक थे, कौन घराना से? तो पंजाब घराना से। किनके पुत्र थे? तो अल्लाह रखा साहब के पुत्र थे। इन्हें 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जाकिर हुसैन 5 ग्रैमी अवार्ड के विजेता है। लास्ट टाइम 2024 में इन्होंने 3 ग्रैमी अवार्ड एक साथ प्राप्त किए थे। उनके बाद ये दुनिया को अलविदा अभी हाल में ही 2-3 महीना पहले कहे हैं। पंडित रविशंकर की प्रमुख पुस्तक माय म्यूजिक माय लाइफ। पंडित रविशंकर साहब सितार से संबंधित थे और इंडिया के लिए पहले ग्रैमी अवार्ड विजेता बने थे पंडित रविशंकर साहब, वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए। ठीक है भैया, 1968 में। इसके अलावा 1999 में पंडित रविशंकर साहब को भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और आफ्टर एम सुब्बालक्ष्मी के बाद सेकेंड म्यूजिशियन बने जिन्होंने भारत रत्न जैसे अवार्ड प्राप्त किए थे। भक्ति योग, ज्ञान योग, प्रेम योग, राजयोग, कर्म योग, पावर्स ऑफ माइंड्स, ये सभी के सभी पुस्तक के लेखक विवेकानंद सर हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। स्वामी विवेकानंद का ऐतिहासिक भाषण शिकागो में 1893 में डिलीवर्ड किया गया था। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में करे थे। प्रसिद्ध प्राचीन फिल्म अभिनेता, है ना, देवानंद की आत्मकथा का नाम रोमांसिंग विथ लाइफ है। एड फाइंड्स ए होम, ये आलिया भट्ट के द्वारा लिखा गया भी किताब है, काफ़ी बिक रहे हैं। तो ये आपके एग्जाम में आ जाएंगे, क्योंकि जब प्रेगनेंसी बाइबिल आ सकती है करीना कपूर की, अनफिनिश्ड ए मेमोइर आ सकती है प्रियंका चोपड़ा की, है ना, द 7 सिंग्स ऑफ बीइंग मदर आ सकती है ताहिरा कश्यप की, तो इनकी किताब क्यों नहीं आ सकती? तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। वैसे भी हाल फिलहाल में कई सारे अवार्ड के विनर हैं आलिया भट्ट, है ना। इनके अलावा अनफिनिश्ड ए मेमोइर पुस्तक के लेकर प्रियंका चोपड़ा, और जो मैंने अभी अभी कहा था और भी कई सारे हीरोइन की किताब, उन्हें भी ध्यान रखेंगे। भारत के नए महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में संजय मूर्ति साहब को नियुक्त किया गया है। और आरबीआई में नए जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा साहब है। तो ये दोनों संजय नाम है, ध्यान रखिएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 148 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा करे जाते हैं। 149 आर्टिकल में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्ति इत्यादि का उपबंध किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति में अपनी प्रतिवेदनाओं की जांच करते हैं और रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं। एस दुबे ये भारत के महालेखा नियंत्रक है, जिसे हम अपन CGA कहते हैं। और एक कैग होता है, कैग अलग है, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, और CGA अलग है। ठीक है, तो CGA है दुबे साहब, और जो कैग बन गए हैं संजय साहब, संजय मूर्ति साहब। पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू साहब। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर जो है शक्तिकांत दास के जगह पे संजय मल्होत्रा साहब बने हैं। भारत का पहला लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष सेकेंड लोकपाल भी बन गए।
खानविलकर साहब, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। भारत के प्रथम है ना CDS स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत साहब थे और सेकेंड CDS आपका अनिल चौहान साहब बन गए हैं। भारत के वर्तमान मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव साहब हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा के जगह पे विजय किशोर रहाटकर मैडम। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष IGT बने हुए हैं समीर बी कामत। इसरो के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर B नारायणन बन गए हैं, जो आपका के सिवन के बाद भी कोई एक आया था क्या, एक सेकेंड, के सिवन के सोमनाथ साहब का जगह लिए हैं B नारायणन साहब। ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन मैंने अभी हाल में SSC वाले सीरीज में पढ़ाया था। मैं फिर से यहाँ पे पढ़ाता हूँ क्योंकि ये फुल्ली रेलवे बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अब SSC भी पूछ रहा है, अब रेलवे भी पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भैया 2 हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड का रासायनिक सूत्र CH3NC होता है, अगर सूत्र पूछता है तो ये हो जाएगा। इसमें जो है आपका 4 सिंगल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड आएगी, जैसे नीचे स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कहा पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, तो मैं कई बार आपसे बता चुका हूँ सिंगल बॉन्ड में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप गिनेंगे तो यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं, यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड होगा, इसीलिए आपका आंसर 2 था कि भाई मिथाइल आइसोसाइनाइड के स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होगी, तो 2 होगी। यहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ है ना, कि भाई एकल बंध है, सिंगल में क्या होगा, कितना पाई बंद होगा, तो 0, डबल में 1 और ट्रिपल में 2 पाई बंद, और जो भी बॉन्ड है ना, एकल में 1 सिग्मा बॉन्ड है ना, द्विबंध में 1 सिग्मा बॉन्ड और त्रिबंध में भी 1 सिग्मा बंद होता है ना, सिग्मा बंद है ना, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड का रसायन, ये जो अभी आपने ऊपर में सूत्र देखा था वो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। ठीक है, अब ये है मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक गैस, जो आपका भोपाल गैस त्रासदी में रिलीज हुआ था। इसका सूत्र होता है CH3NCO होता है, CH3NCO होता है, जो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दर्शाता है। ठीक है, और ये मैंने आपको कई बार बता चुका है कि स्ट्रक्चर खींचने का क्या तरीका है, तो आपको याद रखना है N जो है, N को कम से कम 3 चाहिए, कार्बन को 4, ऑक्सीजन को 2, यही तीनों याद रखने से 99% स्ट्रक्चर आपका खींचा जाता है। बहुत ही अपवाद है कि और दूसरा चीज़ आ जाता है, लेकिन ये तीनों में काफ़ी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं, स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है। अभी मैंने कहा कार्बन को 4, यहाँ पे देखिए कार्बन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन यहाँ लिए हैं और एक इस बॉन्ड के सहारे, तो 4 हो गया, तो ये कार्बन संतुष्ट। नाइट्रोजन को चाहिए 3, यहाँ पे सिंगल दिख रहे हैं, यहाँ पे डबल दिख रहे हैं, नाइट्रोजन को हो गया 3। कार्बन को चाहिए 4, 2 इधर दिख रहा है, 2 इधर दिख रहा है, इस कार्बन के लिए 4 हो गया। ऑक्सीजन को चाहिए 2, यहाँ पे देखिए। तो इस प्रकार से यही तीनों बात याद रखने के समय मतलब याद रखने से आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, ये मैंने 3, 4, 2 जो लिखा है, ये हाइड्रोजन के लैंग्वेज में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रोजन को चाहिए 3 हाइड्रोजन, कार्बन को चाहिए 4, ऑक्सीजन को चाहिए 2। ठीक है, अभी मैंने उपयुक्त में इस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होगी, अगर इस स्ट्रक्चर में पूछा जाता है तो सिंगल बॉन्ड में तो कोई पाई बॉन्ड नहीं होता, लेकिन डबल में 1 होता है, तो 1 यहाँ से आएगा, 1 यहाँ से आएगा, तो इस स्ट्रक्चर में भी 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है भाई, 2 पाई बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा 3 इस स्ट्रक्चर में। अब पाई बॉन्ड हो जाएंगे 2। समझ में आया कि नहीं, 1 पाई बॉन्ड इधर है, 1 इधर है। इनके अलावा दिसंबर 1984 में जो आपका यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में गैस लीक हुआ था, ये मिक गैस ही लीक हुआ था, जिससे बहुत ज़्यादा क्षति हुआ था। यूरिया का रासायनिक सूत्र आपका नीचे यहाँ पे यूरिया को जो है स्ट्रक्चर के रूप में खींचा गया है। यहाँ से भी आप पाई बॉन्ड और जो आपका सिग्मा बॉन्ड है ये निकाल सकते हैं। पाई बॉन्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 डबल बॉन्ड दिख रहा है, और सिग्मा बॉन्ड 3 हो जाएगा, 1 इधर से, 1 इधर से, 1 इधर से आएगा। इनके अलावा यूरिया का पता सबसे पहले हिलेरी रॉले ने लगाया था, और यूरिया को जो है प्रयोगशाला में वैज्ञानिक तरीके से बनाया था फ्रेडरिक बोल्हर ने। मानव में यूरिया का निर्माण कहाँ पे, यकृत के अंदर होता है, ये मैंने अभी बताया है। ये क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर है, CH
Cl3 होता है। ये क्लोरोफॉर्म का जो है आपका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप कहोगे सर C तो दिख ही नहीं रहा है, तो ये जो ज्वाइंट वाला पोर्शन है ना, ये C दिख रहा है। अभी देखिए इसको 4 हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, कार्बन को चाहिए 4, ठीक है भाई। तो ये है आपका CH3, ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लोरोफॉर्म का खोज जेम्स हैरिसन ने किया था। इससे एक क्वेश्चन आता है कि इसका उपयोग क्या है, तो निश्चेतक के रूप में किया जाता था। अब तो अच्छे चीज़ आ गई है निश्चेतक के रूप में, जो अस्पताल वगैरह में बेहोशी के लिए दिया जाता है। इनके अलावा जो क्लोरोफॉर्म है, इसे अगर आप धूप में छोड़ देंगे तो ये प्रतिक्रिया कर लेता है और जो है फॉस्जिन नामक विषैली गैस रिलीज करता है ना। न्यायालय के द्वारा जारी किए जाने वाले रिट बंदी प्रतिरक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत किया जाए। तो ये एक प्रकार का जो है गिरफ्तारी इत्यादि में हमें रियायत देता है कि कम से कम जो है 24 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं प्रस्तुत किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 का प्रयोग कर रिट जारी करते हैं, वहीं हाई कोर्ट 226 का प्रयोग कर। सही है ना जी, मैंने सही बताया ना? हाँ सही बताया भाई। बंदी प्रतिरक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाना, जबरन हिरासत का विरोध करता है, यानी ये जो है जनता के फेवर में है। वैसे रिट ही जनता के फेवर में ही जारी होते हैं। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यह रिट सिर्फ सरकारी अधिकारी या सरकारी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है। उत्प्रेषण, इसका शाब्दिक अर्थ है सूचना देना, सूचना देना या डिटेक्ट होना कोई चीज, है ना, उत्प्रेषण का। अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है कि किस अधिकार से या किसी सार्वजनिक कार्यालय के किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी की जाती है। यह निजी कार्यालय के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। तो ये थे भैया आज के आपका प्रैक्टिस सेट सेशन। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं। मैं हमेशा कहते आया हूँ कि किसी की पेड क्लास पे हमारा ये फ्री क्लास ही भारी है, पढ़ रहा था, पढ़ता रहेगा और पढ़ रही है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।